हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएन क्लासेस। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो हमारा पार्ट 1 था वो आपको मैंने करवा दिया है। बीए आपकी थर्ड ईयर की क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो पार्ट 1 आप पहले उसको ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट जो है इसकी बन चुकी है। आपको मैंने उसमें कार्ल मार्क्स और जो अन्य विचारक थे उनके बारे में पढ़ाया था। तो आज बारी है हमारे पार्ट 2 की, जिसमें मैं आज आपको रूसी क्रांति के बारे में बताऊंगी और साथ में उसके कारण भी बताऊंगी। तो ये रहेगा हमारा आज का पार्ट 2। तो वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ आप सबको पता है कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसी बीच जो है 1917 में रूस में रूसी क्रांति हुई, जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपकी अमेरिकी क्रांति थी या फ्रांसीसी क्रांति थी, उस क्रांति से हमने कुछ ना कुछ सीखा है। अमेरिकी क्रांति से हमने कुछ सीखा है, फ्रांसीसी क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब चीज़ें सीखी हैं। तो रूसी क्रांति से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो इस वीडियो में आपको पता लगेगा, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो आपका 1917 है उसमें रूस में क्रांति हुई है और ये एक महान घटना थी। और इसमें जो है रूस में स्थापित जो व्यवस्था थी अब समाप्त हो चुकी थी। एक व्यवस्था चल रही थी, उस व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे जो अब समाप्त हो चुकी थी रूसी क्रांति के बाद। और ये एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना थी, मैंने आपको बता दिया है। अमेरिका की क्रांति से हमने क्या सीखा? हमने जो उपनिवेशवाद थे उसके खिलाफ संघर्ष का मार्ग दिखाया। जो उपनिवेश बने हुए थे विश्व में, उसके जो खिलाफ है हमें एक संघर्ष पता लगा कि हमें संघर्ष का एक मार्ग दिखाया अमेरिकी क्रांति ने, जो आपको मैं आगे अपने चैनल पर प्रोवाइड करूंगी कि क्या था अमेरिकी क्रांति। दूसरा जो फ्रांसीसी क्रांति है वो भी मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी। तो उसमें क्या था? स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब चीज़ें हमने फ्रांसीसी क्रांति से सीखी और अमेरिकी क्रांति से हमने ये सब सीखा। तो उसी तरह रूस क्रांति जो कि आपकी 1917 में हुई थी, इससे हमने क्या सीखा है? तो एक शोषण रहित समाजवादी समाज की स्थापना का रास्ता दिखाया। एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी का किसी भी प्रकार से शोषण ना हो रहा हो, तो ऐसे समाज की हमने जो है कल्पना करी है। कार्ल मार्क्स ने उसको धरती पर उतारा है और किस तरह उसने हमें बताया है। तो पिछली वीडियो आप ज़रूर देखना, तभी आज आपको ये पार्ट 2 समझ आएगा। तो एक समाजवादी समाज की जो है स्थापना करने का रास्ता दिखाया और इसमें से जितने भी सभी देश थे इसमें साम्यवादी आंदोलन इन्होंने चलाया। जो ये आंदोलन चले हैं इनमें कहीं ना कहीं तो आपको सफलता भी मिली है और वहाँ पर आपको बहुत सारी क्रांतियाँ भी मिली हैं। और इस विचारधारा ने, जो आपकी रूसी क्रांति की जो विचारधारा थी, इससे कई विश्व के जो देश हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई हैं। और जो जितने भी आपकी योजनाएं चली हैं इस दौरान, जो वहाँ के शासक थे उन शासकों ने इस चीज़ को अपनाया भी। और जो विचारधाराएं इस क्रांति के उपयुक्त जो भी उत्पन्न हुई हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के समर्थक हो रहे हैं और प्रसार को जो है रोकना चाहते भी थे। समर्थक भी थे और नहीं भी थे, और वो इस चीज़ को रोकना चाहते थे। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्रांति का है जो तात्कालिक कारण जो समझ लेते हैं क्या है। जो रूसी क्रांति हुई है आपकी 1917 में हुई है, तो इसकी जो बिल्कुल तात्कालिक कारण क्या है? तो युद्ध के मोर्चे पर रूसी सेनाओं की पराजय होना और देश में उत्पन्न खाद्य एवं आर्थिक संकट है। ठीक है, रूसी सेना जो कि आपकी 1914 में और 1918 से बीच में जो आपके प्रथम विश्व युद्ध में जो गई थी, तो वहाँ पर जो ये सब कुछ चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, इसमें आपकी रूसी सेनाओं की जो है पराजय हुई है। और भी एक अन्य कारण है कि कहीं कहीं जगह रूसी जो सेना थे उनकी पराजय हुई है। और इस चीज़ से जो आम जन था उसमें इतना प्रभाव बढ़ गया कि वहाँ पर आर्थिक संकट जो है उत्पन्न हो गया। और रूस के इतिहास में गर्भ में ही दीर्घकाल से ये सब कुछ पनप रहा था। भूमिपतियों जो हैं, पूंजीपति जो थे, उनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था वहाँ के आम जन पर। और जितनी भी दमनकारी नीतियाँ, कठोर दमनकारी जो नीतियाँ हैं, ये पूंजीपति जितनी अपना सकते थे उतने इन्होंने अपनाई। ठीक है, और इस चीज़ से जो ये आपकी दमनकारी नीतियाँ हैं, जो भी इन्होंने आपके पूंजीपतियों ने करवाई है आम जन पे, जो दमनकारी जो ये नीतियाँ हैं ना, ये इतनी कठोर थी ना कि इससे जो आम जन है उसमें बिल्कुल असंतोष फैल गया। ठीक है, और
इस तरह से इसमें जो है बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई, क्योंकि जब आर्थिक व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है, आपके खाद्य उत्पादन में आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उससे आपकी भुखमरी तो फैलेगी, और जो जन विद्रोह है उसमें विद्रोह भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हैं रूसी क्रांति के दौरान हुई हैं। रूस में क्रांति किस लिए हुई हैं आपको समझ हो गए, पता लग गया होगा कि आम जन में इतना असंतोष फैल चुका था। दूसरा ये कारण था कि जो रूसी सेनाएं थी उनकी जो है पराजय हुए जा रही थी। ठीक है, तो ये सब जो कारण है रूसी क्रांति के कारण हैं, घटनाएं हैं, हम इन सब का विवेचन करेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा भूमिका के बारे में। तो अब बात करेंगे कि हम क्रांति के कारण क्या क्या थे, किस वजह से जो है क्रांति हुई। ठीक है, अब एक जो बात है रूसी क्रांति, अब मैंने आपको इतना सारा बताया, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि ये जो तात्कालिक कारण जो मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये तो इसकी उपज नहीं रही होगी कि एकदम से भुखमरी पड़ गई, एकदम से जो पूंजीपति वर्ग है वो शोषण कर रहे हैं, एकदम से तो नहीं हुआ होगा, टाइम लगा होगा उस चीज़ को। तो ये जो है धीरे धीरे उपजा है, जो भी चीज़ हुई है वो धीरे धीरे पनपी है, ऐसे एकदम से कुछ भी नहीं हुआ है। इसमें एक आपके इतिहासकार है जिसका नाम है लिप्सन, उन्होंने क्या कहा है कि रूसी क्रांति की जड़ें रूसी इतिहास में बहुत जो है गहराई तक पहुंची हुई थी, हमें वो गहराई ही समझ नहीं आई है। ठीक है, बात करेंगे हम आगे। पहला जो आपको पॉइंट है निरंकुश शासन, इसको हम ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि इसी से जो है आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। जो रूस के शासक थे वो क्या कहलाते थे, जार कहलाते थे। याद रखना है आप सबको, रूस के शासक जो थे क्या कहलाते थे, जार कहलाते थे। जो उनकी सत्ता थी निरंकुश थी, वो दैवीय अधिकार में जो है विश्वास रखते थे, वो अपने आप को ही सर्वोपरि मानते थे। आप जो है अगर अपने आप को सर्वोपरि बना रहे हैं तो आप जैसे आजकल के नेता हैं भाषण देते हैं, आप संगठन बनाते हैं, तरह तरह के संगठन बने हुए हैं, सभाएं करते हैं, भाषण देते हैं, तो ये काम तो जो है निरंकुश शासन वाला तो व्यक्ति करेगा नहीं, जार तो करेगा नहीं। ठीक है, और उसको समाचार पत्र पत्रिकाओं से भी कोई लेना देना नहीं होगा जो जार होगा, क्योंकि वो निरंकुश है। ठीक है, लेख लिखना हो, प्रेस संबंधी कोई कार्य करना हो, जब वो अपनी ही सत्ता में इतना मस्त है पड़ा तो उसको इन चीज़ों से क्या लेना देना। ठीक है, रट्टा नहीं माना हमने। यहाँ तक कि जनता को धार्मिक स्वतंत्रता भी नहीं थी, धर्म के मामले में भी उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं थी कि वो कुछ कर सकें। तो एक और तो आपका पश्चिमी मध्यम यूरोप के देशों में उदारवाद और संविधानवादी व्यवस्थाएं जो है पनप रही थी। दूसरी ओर जो आपका पश्चिमी मध्य यूरोप है, ठीक है, तो वहाँ पर उदारवादी नीतियाँ अपनाई जा रही थी, संविधानवादी मतलब संविधान से रिलेटेड चीज़ें अपनाई जा रही थी। और जो वहाँ पर जो निरंकुश शासक थे, कहाँ पर, पश्चिमी मध्य यूरोप में। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जो पश्चिम वाला साइड है, तो उसमें क्या है, यूरोप में निरंकुश शासकों का क्या हो रहा था, अंत हो रहा था। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। आगे हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों में स्वीकार किया जा रहा था। पश्चिमी मध्य यूरोप की बात बता रही हूँ मैं आपको। वहाँ पर जो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी और जो अभिव्यक्ति थी, अपने आप को किसी तरह प्रस्तुत करना, इस चीज़ की स्वतंत्रता जो थी, जो आज हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसमें इसको शामिल किया जा रहा था। परंतु रूस में इनकी बात करना भी जुल्म था। एक साइड तो आपके देखिए पश्चिमी मध्य यूरोप में ये काम हो रहे हैं, निरंकुशवादी जो है खत्म हो रहे थे, लेकिन रूस में हम इसकी बात भी नहीं कर सकते। अब जो जार शासक था, तो जार नियंत्रण प्रथम, ठीक है, इनके आगे प्रथम द्वितीय, क्योंकि आगे उसका उत्तराधिकारी आ जाता है या पोता आ जाता है, इस तरह है। तो जार जो है नियंत्रण प्रथम, जिसका टाइम पीरियड है आपका 1801 से 25 तक का, इसने क्या करा, इसने कुछ उदार नीति अपनाने की शुरुआत तो की थी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो जार नियंत्रण प्रथम है, जिसका टाइम पीरियड 1801 से लेकर 1825 तक का जो इसका टाइम पीरियड रहा, इस जार प्रथम ने उदार नीति मतलब उदारता तो अपने जो लोग थे वहाँ पर उनके लिए अपनाने की तो शुरुआत की थी, परंतु एक विद्रोह हुआ जिसका नाम था पोलैंड के विद्रोह। पोलैंड एक व्यक्ति है, उसके विद्रोह ने और कुछ कारण और भी वहाँ उत्पन्न हुए, जिससे प्रतिक्रियावादी नीति को अपना लिया, जैसे पहले थी वैसे उस चीज़ को दोबारा अपना लिया गया। अब इस चीज़ को याद कैसे करेंगे कि जार नियंत्रण प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 1801 से लेकर 1825 तक का था, उसने तो कुछ शुरुआत करी अच्छा करने की, लेकिन नहीं हुआ। एक व्यक्ति आया पोलैंड, उसके आक्रमण ने और कुछ और भी
कारण थे। एक चीज से कभी कुछ नहीं होता, आसपास का वातावरण, आसपास की चीजें भी उस चीज को प्रभावित करती हैं। तो दोबारा से ये चीजें जो हैं पनपने लगी। अब बात करेंगे हम जार नियंत्रण, जार जो है उसका प्रथम, अब उसका जो उत्तराधिकारी था निकोलस प्रथम। ठीक है, जार प्रथम का जो उत्तराधिकारी हो गया अगला, जैसे आप जार प्रथम इस तरह लिखेंगे और इसके बाद आप निकोलस प्रथम लिखेंगे। ठीक है, इस तरह जो है आपको याद रखना है। आपको जार प्रथम के बारे में समझ आ गया कि क्या कहा है, और निकोलस प्रथम ने क्या किया। निकोलस प्रथम ये उदारवादी नहीं था, इसने दमनकारी नीति का अनुसरण किया, यानी कि दमनकारी था, लोगों का दमन करता था। निकोलस प्रथम के बाद जो बना शासक अलेक्जेंडर द्वितीय, अब फिर जो अलेक्जेंडर द्वितीय आ गया। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसके ये उदार था जैसे आपका जार प्रथम था। उसने क्या किया, रूस में कृषक दासों की मुक्ति भी करी और अन्य जो सुधारणा उसने भी उसकी घोषणा कर दी कि हाँ मैं सुधार करूंगा और जो कृषक दास हैं उनको मैं मुक्ति दिलाऊंगा। परंतु इस बीच में जो जमींदार थे वहाँ के, उनका इतना विरोध हुआ जिसके कारण फिर से उसे प्रतिक्रियावादी नीति को अपनाना पड़ा। किसको? अलेक्जेंडर द्वितीय को। गॉट इट। इन्हीं दिनों में रूस में कुछ क्रांतिकारी गुप्त संगठनों का उदय हो रहा था। जब ये सारी प्रक्रिया चल रही थी, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया है, इस बीच में कुछ गुप्त संगठन उभर कर आ रहे थे जो कि क्रांतिकारी थे रूस में, जो जारशाही निरंकुशता को समाप्त करने के लिए आतंकवादी मार्ग जो है अपनाए हुए थे। ये जो जार की निरंकुशता थी, निरंकुश था, वो सत्तावादी था, इसको वो समाप्त करना चाहते थे और अब आतंकवादी मार्ग को अपनाना चाहते थे। क्रांतिकारी थे लेकिन आतंकवादी मार्ग अपनाए हुए थे। ऐसे ही संगठन के एक सदस्य ने अलेक्जेंडर द्वितीय की 1881 में हत्या कर दी। अलेक्जेंडर द्वितीय जो कि आपका कैसा था, मैंने आपको अभी भी बताया, वो क्या था, दासों की मुक्ति चाहता था, सुधार करना चाहता था, और उसकी एक संगठन जो मैंने अभी आपको बताया, उसने 1881 में अलेक्जेंडर जो आपका द्वितीय था उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब इसके बाद उसका पुत्र आ जाता है अलेक्जेंडर तृतीय। नाम आपको याद हो जाएगा, पहले द्वितीय आएगा फिर तृतीय आएगा। उसने और ज़्यादा कठोर हो गया और दमनकारी नीति अपनाई। इसके बाद निकोलस द्वितीय, जो कि यहाँ पर निकोलस प्रथम था ना, ठीक है, निकोलस प्रथम था, ये क्या था, दमनकारी नीति का अनुसरण किया। अब निकोलस द्वितीय आ गए, इस नीति का अनुसरण किया, यानी कि ये भी दमनकारी हो गया। अब आप इस चीज को याद कैसे करेंगे? देखिए बच्चे, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप यहाँ पर लिखेंगे जार निकोलस, या मैं इसमें एक शॉर्ट्स बना दूंगी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं देख सकती। जार निकोलस, इसने क्या अपनाई, उदार नीति अपनाई। इस तरह आप इस चीज़ को याद रखेंगे, उदार नीति अपनाई। उदार नीति अपनाई तो बहुत उदारता दिखाई होगी। पोलैंड का जो है यहाँ पर विद्रोह हुआ, ठीक है, इस तरह जो है आप चीज़ों को याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे किसानों की दयनीय स्थिति कैसे। अब टाइटल से आप समझ गए होंगे, रूस के क्रांति के हम तत्कालिक कारण पढ़ रहे हैं, तो उसमें किसानों की दयनीय स्थिति तो होएगी, ठीक है, क्योंकि कृषि प्रधान ये हमारा देश था रूस, तो दयनीय तो होगी, इतना कुछ हो रहा है। तो भूमिहीन किसान जो थे उनको जमींदारों की भूमि पर कार्य करना होता था। जो आप चीज़ें अब तक पढ़ रहे हैं वो सब इसमें लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप पढ़ लेना, ठीक है। और जो आपको याद रखना है, एक तो इसको अंडरलाइन कर लेना कि जो वास्तव में कृषक समस्याओं का बुनियादी कारण था वो आपकी ज़मीन की कमी थी, ठीक है। अब मैंने आपको अभी भी बताया कि जो कृषक थे, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कृषक है, इनकी स्थिति देखिए, इनको मार पीट रहे हैं। तो अब आप किसी की ज़मीन पर जाकर कुछ फसल उगा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, और उसका आप जो है उसको कुछ चीज़ वापस नहीं दे रहे हैं, उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत ज़्यादा भुखमरी हो जाएगी। काम भी उनको करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर इतना जोर है। और जो इनका बुनियादी कारण था, अगर कोई कृषक किसी ज़मींदार के अंडर काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास ज़मीन की कमी होना है, इसलिए तो वो काम कर रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो उनकी जो दयनीय स्थिति होगी, ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं, जो आपका अलेक्जेंडर द्वितीय है जो कि सुधार करना चाहता था, इसको अंडरलाइन कर लेना। सन 1861 में हमने अभी ऊपर पढ़ा, 1861 में अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता मुक्ति घोषणा के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए, अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में ये काम किया, उसने काम तो किया, उदारता दिखाई, लेकिन वो अगर
आपके वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे तो अलेक्जेंडर द्वितीय की क्या गलती है, ठीक है। तो ये है, उसने मुक्ति घोषणा प्रस्तुत करी कि हाँ आप किसानों को मुक्त कर दो, लेकिन उसकी स्थिति में कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसको भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। मजदूरों का असंतोष, देखिए हमने अब जो है दासों को पढ़ लिया, कृषक दासों को पढ़ लिया, निर्कुंज शासक को पढ़ लिया, अब हम मजदूरों को। अब मजदूरों की बात हम कैसे करेंगे कि जो औद्योगिकरण था वो रूस में था ही, ठीक है। और रूस में औद्योगिकरण जो है यूरोप के अन्य देशों की तुलना में बाद में शुरू हुआ। यूरोप में पहले हुआ, यूरोप के जितने भी देश थे उनके जो है पहले शुरू हो गया था, रूस में बहुत बाद में हुआ था, ठीक है। लेकिन जो ये चीज़ आई, इस चीज़ की जो वृद्धि हुई वो किसके टाइम में हुई, अलेक्जेंडर तृतीय के टाइम में हुई। ये आपको चीज़ याद रखनी है, क्योंकि प्रथम द्वितीय तृतीय हम पढ़ रहे हैं। तो औद्योगिकरण का जो वृद्धि हुई वो आपके अलेक्जेंडर तृतीय के शासनकाल में हुई। श्रमिकों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। आपके भूमिहीन किसान जो है तलाश में औद्योगिक केंद्रों में आने लग गए, क्योंकि अब किसान जो है भूमिहीन हो चुका है, उसकी दयनीय स्थिति होगी, तो वो क्या करेगा, काम की तलाश में औद्योगिक केंद्रों में तो आएगा ही आएगा, वो चीज़ आपको पता ही पता है। तो इससे क्या होगा कि इसमें आपको जो है मजदूरों को बहुत ज़्यादा मजदूरी कम दी जा रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं, आप इस सबको पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है एक चीज़ और रखना है कि पिट्सबर्ग में मजदूरों ने विद्रोह करके अपनी सरकार बना ली थी 1905 में। ये डेट आपको याद रखनी है, 1905 में पिट्सबर्ग में मजदूरों ने विद्रोह करके अपनी सरकार बना ली थी। और उसके बाद जो जार था, वहाँ का शासक था, उसका प्रशासन था, उन सब की आंखें खुल गई थी, ठीक है। क्योंकि यही कारण आपको जो है तत्कालिक कारण में भी देखने को मिलेंगे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक जागरण के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रांति को सफल बनाने में एक वर्ग थे, उनकी बहुत ज़्यादा भूमिका रही है। और जो ये थे, ये मानवतावादी थे, उदारवादी थे। उदारवादी आपने जो है अभी पढ़े हैं ना शासक, तो वो उदारवादी थे। उसके बीच में आपके दमनकारी भी आए हैं, तो उदारवादी विचारों का पोषक था। और जो ये उदारवादी थे या ये मानवतावादी थे, जो जार का शासक था उसके जो अत्याचार थे उनके विरोधी आवाज़ उठा रहे थे। और शोषित श्रमिकों, कृषकों को जागृत करने के लिए इन सब ने क्या करा, जो है इतिहास रचा, साहित्य रचा, ठीक है। तो ये चीज़ ये आप लिख सकते हैं। बाकी इनके जो नाम हैं अगर आपको याद होते हैं तो वेल एंड गुड हैं, नहीं तो आप एक नाम करके उसको छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह समाजवादी विचारधारा का प्रसार करना, तो अगर आपके अंदर बौद्धिक जागरण आ गया है तो सामाजिक विचारधारा के भी प्रसार किसी न किसी तरह से हो जाएगा। कुछ नाम हैं, वो जो नाम अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं और 1905 की क्रांति को पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ। 1905 की क्रांति, जिसको आप रूस की क्रांति कहते हैं, और तत्कालिक कारण, ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे। 1905 की क्रांति जो आपकी रूस की क्रांति जानी जाती है। एक तरफ जो है रूस और जापान का युद्ध हुआ था, रूस की पराजय निश्चित होती जा रही थी। दूसरी ओर जो वहाँ की जनता थी, रूस की जनता, उसका जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा था। औद्योगिक नगर में आपके जो थे राजनीतिक हड़तालों का सिलसिला भी चल रहा था, ठीक है। आप सबको पता लग गया होगा कि मजदूर आने लग गए थे ना, और वो हड़ताल भी करने लग गए थे। हड़ताल क्यों करी? क्योंकि उनको बहुत कम मजदूरी मिल रही थी। आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ो कि अगर जो कृषक है उनकी दयनीय स्थिति है, फिर वो मजदूरों की कैटेगरी में आ गए। जब उनकी ऑलरेडी ही कृषक में उनकी जो इतनी बुरी कंडीशन है पड़ी, तो मजदूर बन जाएंगे तो क्या उनके साथ होगा? कहाँ से मजदूरी देंगे सब? तो हड़तालें तो होंगी होंगी, भुखमरी भी होगी। ये चीज़ यहाँ भी है, ये चीज़ यहाँ भी है। अरे पैसा तो दोनों जगह लगेगा ना। तो बस यही है, समझने वाली बात है हर चीज़ में। तो औद्योगिक नगर में राजनीतिक हड़तालों का भी सिलसिला रहा। सबसे पहले ये पॉइंट आपको याद रखना, अंडरलाइन करना ना, सबसे पहले आपके सेंट पीटर्सबर्ग के एक कारखाने में हड़ताल शुरू हुई, याद रखना। इसका नेतृत्व एक पादरी कर रहा था जिसका नाम था फादर गेपन। क्या नाम है? फादर गेपन। सोशल डेमोक्रेटिक दल ने भी इस हड़ताल का जो है समर्थन दिया। जो ये हड़ताल चल रही थी मजदूरों की, इस हड़ताल का जो समर्थन किसने किया? सोशल डेमोक्रेटिक एक दल बना हुआ था, इस हड़ताल का उन्होंने समर्थन किया। कारखाने के मालिक ने मजदूरों की मांगों को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया।
जो इस सेंट पीटर्सबर्ग का एक कारखाना था, इसका जो एक मालिक था, उसने मजदूर की मांगों को अस्वीकार कर दिया। अब क्या होगा, आप खुद ही सोच सकते क्या होगा। वो मांग करने गए हैं, उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो क्या होगा, गंदा ही रूप लेगा, क्योंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड है तो होगा तो सही। तो इससे सेंट पीटर्सबर्ग के अन्य सभी कारखानों के मजदूरों ने भी काम बंद कर दिया। हम यहाँ पर एक कारखाने की बात कर रहे हैं, अब जितने भी आसपास के जितने भी कारखाने थे उनमें जो मजदूर काम कर रहे थे उन सब ने काम को बंद कर दिया। और 22 जनवरी 1905 को, डेट आप याद रखेंगे, 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन फादर गेपन के नेतृत्व में हजारों श्रमिक अपनी मांगों को जार के समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहते थे, उसके करने के लिए एक विशाल जुलूस के रूप में आगे बढ़ रहे थे। जुलूस को आगे बढ़ने से रोकने के लिए निहत्थे लोगों पर जो है बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई गई। और इसमें कितने लोग मारे गए आपको जो है याद रखना है, 130 लोग जो हैं यहाँ पर मारे गए। और रूसी इतिहास में ये दिन खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है। 22 जनवरी 1905 को जो ये चीज़ हुई, सेंट पीटर्सबर्ग के कारखाने में शुरुआत हुई और फिर अन्य कारखानों में जो मजदूर थे उन्होंने हड़ताल को जारी रखा और वो बड़े जार के पास जा रहे थे कि हाँ हमारी मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन उन पर नहीं हुई। और जो फादर गेपन था जो इसका नेतृत्व करता था, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा गोलियां बरसा दी। जिस तरह आपका जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने जिस तरह गोलियां चलाई थी ना, तो उसी तरह फादर गेपन ने इसने यहाँ पर गोलियां बरसा दी, जिसमें आपके 130 लोग मारे गए। और ये जो दिन है, जिस तरह जलियांवाला बाग हत्याकांड जो आपको याद रहता है, तो रूस में यह दिन जो कि रविवार का दिन था, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। गॉट इट? मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तत्कालिक कारण के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। तात्कालिक कारण क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न जितनी भी परिस्थितियां थी, ठीक है, जो प्रथम विश्व युद्ध में आपको मैंने बता दिया था 1914 से 1918 तक ये चला है और रूस को धकेला है जार ने, ठीक है। युद्ध का मौलिक कारण साम्राज्यवादी देशों में उपनिवेश प्राप्ति की जो प्रतिस्पर्धा था। रूस की अधिकांश जनता ऐसे युद्ध में प्रवेश के विरुद्ध थी। फिर भी अगस्त 1914 में, देखिए यहाँ पर 1914 में जार ने रूस को धकेल दिया। उनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रूस पर प्रवेश कर सके प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन रूस को धकेला। और रूस के जो प्रारंभिक काल में रूसी सेनाओं को कुछ सफलता भी मिली, परंतु बाद में पर्याप्त युद्ध सामग्री नहीं हुई, रसद नहीं पहुंचा, रूसी सेनाओं को लगातार पराजित होना पड़ा। पराजय की जो जैसे जैसे जनता, जैसे पराजय की सूचना जनता को पहुंचने लगी रूस में बैठे बैठे, तो उनमें असंतोष बढ़ता गया और युद्ध जो है रूस के लिए त्रासदीपूर्ण सिद्ध हो गया। इसमें कितने सैनिक मारे गए? 1 करोड़ 20 लाख सैनिक आपके इसमें मारे गए और 17 लाख जो है मारे गए, 50 लोग घायल हुए। ये आंकड़ा जो है आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह ये सारे काम हुए। अब ये हमारा हो गया कंप्लीट आज का पार्ट 2। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब का रेड बटन उसको ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। मुझे मतलब रहता है कि हाँ कि कमेंट सेक्शन में आप बता रहे हैं, ज़रूर दें और बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। रूसी क्रांति के बारे में हमने पढ़ा और उसके हमने कारणों को जाना कि किस तरह और क्यों, क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि रूस की क्रांति हुई। तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पार्ट 3 के साथ। तब तक वीडियो को 2 बार देखिए, अपने जो कन्फ्यूज़न को दूर करिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 को 2 बार देखना, प्लेलिस्ट जो है बन चुकी है। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।